और आज हमारी है सेकंड क्लास, पढ़ रहे हैं हम लोग जीएसटी। ठीक है, देखिए जीएसटी में कल मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस तरीके से चलता है। देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हैं और चैप्टर नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मतलब बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 का, पक्की बात है, या थ्योरी या प्रैक्टिकल। तो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बुक तो आपके पास नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ, आप लिखना चाहें तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर है पहली यूनिट के अंदर। चैप्टर नंबर 1 है जो हम वही पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी पहला चैप्टर है हम पढ़ रहे हैं अभी। दूसरा चैप्टर आपका वैसे है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, तीसरा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, चौथा है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें थ्योरी पूछी जाती है। तो अभी हम लोग क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं जीएसटी के लिए, है ना, तो जीएसटी के कुछ फीचर्स हम लिख रहे हैं। फाइन, कल मैंने आपको बता दिया था इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। अभी अगला टॉपिक आप लिखे हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद जीएसटी, some important points related with GST. देखो जीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जब जीएसटी लगता है ना बेटा, तो जीएसटी लगता है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां ध्यान रखिएगा, यहां इसको सेल्स नहीं बोलते हैं, होता सेल्स ही है, 100% सेल्स ही है, लेकिन सेल्स नहीं बोलते, बोलते क्या है, सप्लाई। तो हम बोलते हैं कि भाई जीएसटी विल बी चार्ज वेन एवर देर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, देन जीएसटी विल बी चार्ज। देखो जीएसटी आप चार्ज करते हैं, आपको समझना पड़ेगा जब आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई कैसा कैसा हो सकता है बेटा। एक तो होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का क्या मतलब, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये कि जब आपके पास बायर और सेलर, तो बायर और सेलर दोनों का स्टेट अलग अलग है। मान के चलिए आप गुड्स बेच रहे हैं राजस्थान से, ठीक है, और सॉरी बायर आप खरीद रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं, और सेलर जो है वो इंदौर यानी कि एमपी में है, तो आप इंदौर से गुड्स खरीद के ला रहे हैं। तो बेचने वाला सेलर तो कहाँ बैठा है, एमपी में, और खरीदने वाला यानी कि आप कहाँ बैठे हैं, आप राजस्थान में बैठे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एक तो ये सप्लाई होता है, एक होता है बेटा आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्या मतलब, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब बायर और सेलर दोनों का स्टेट क्या होगा, सेम होगा। मान के चलिए आप राजस्थान में हैं, जयपुर से जोधपुर माल को बेचते हैं, तो जयपुर में है और जोधपुर में माल बेच रहे हैं, तो जयपुर जोधपुर दोनों राजस्थान में। तो अगर बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में होते हैं बेटा, तो वो सप्लाई कौन सी होती है, वो होती है आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई। दो तरह की सप्लाई होगी। अब आप बात समझिए, जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो जो टैक्स जीएसटी का जो पार्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन। और अगर आपके पास है इंट्रा स्टेट सप्लाई तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, और दो बराबर पार्ट में लगेगा। एक लगता है सीजीएसटी, एक लगता है, क्या लगता है पता है, एसजीएसटी। गुड। आप देखना कभी आप जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो रेस्टोरेंट पे टैक्स का रेट है 5%, तो वहाँ देखना आपका जितना बिल आएगा ना, 2.5% लगा रहता है सीजीएसटी, 2.5% लगा रहता है एसजीएसटी। देखिए सीजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी क्या होता है बेटा, ये होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा आधा पैसा दोनों रखते हैं। ठीक है, तो ये कब लगेगा, अगर सप्लाई कौन सी है, इंट्रा स्टेट, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये क्लियर है, चलिए लिखें पहले पॉइंट नंबर 1, इसमें आप लिखें बेटा, सप्लाई में बी, सप्लाई में बी, सप्लाई में बी in the two category, in any लिखना, in any of the two category, supply may be in any of the two category, any of the two category। नंबर 1 लिखें बेटा, नंबर 1 इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर
स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इसमें आप लिखें बेटा when when the state of when the state of buyer and seller, state of buyer and seller is different, state of buyer and seller is different, then it will be known as, then it will be known as interstate supply, known as interstate supply, on which IGST, on which IGST is chargeable, IGST is chargeable, IGST is chargeable, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और इसी में काम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो when the state of when the state of buyer and seller, state of buyer and seller is same, state of buyer and seller is same, in that condition TGST, in that condition TGST and SGST, TGST and SGST will be charged with equal rate, charge with equal rate, charge with equal rate, charge equal, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है, देखिए आपका इसके पहले जीएसटी लगने के पहले इंडिया में ना अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। जैसे आपका सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, उसको हम लोग बोलते थे सीएसटी। राजस्थान सेल टैक्स लगता था, उसको हम लोग बोलते थे आरएसटी, ठीक है। एक लगता था राजस्थान में वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, अलग अलग टैक्स लगते थे, ठीक है। और जो स्टेट प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे उनको ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि पुराने वाले सिस्टम में क्या होता था, टैक्स का पैसा उस स्टेट को मिलता था जो स्टेट क्या करता था, प्रोडक्शन करता था। जैसे अगर मैं आपको पुराने वाले सिस्टम की बात करूं, मान लो एमपी से गुड्स आ रहा है, कहाँ आ रहा है भैया, राजस्थान में। अगर उसका प्रोडक्शन एमपी में हो रहा है तो पुराने वाले सिस्टम में एमपी को फायदा होता था, लेकिन हमको नया सिस्टम पढ़ना है। नया वाला सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। नया वाला सिस्टम बोलता है कि फायदा उसको होगा जिस स्टेट में गुड्स का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। मान लो गुड्स एमपी से कहाँ आ रहा है, राजस्थान में आ रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भले ही एमपी में है लेकिन उसका कंजम्पशन कहाँ पर है, राजस्थान में है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को इससे कमाई होगी, इस गुड्स से, एमपी गवर्नमेंट को नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो अगला फीचर इसमें लिखें, जीएसटी इज अ consumption based tax, that means the income of tax belongs to the state, income of tax belongs to the state where the consumption of the goods
where the consumption of the goods belong, where the consumption of the goods is belong। ठीक है, तो भैया जहां पे कंजम्पशन होगा वहीं पे जीएसटी इसका जीएसटी का कलेक्शन होगा और उस स्टेट को ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप एक बात अगला पॉइंट, एक बात बताओ, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ आपसे, क्या जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं सभी को जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए क्या? नहीं कराना चाहिए। तो बिजनेसमैन है, तू बोलेगा ऐसे नहीं कराना चाहिए, क्यों, मतलब कैसे? बिल्कुल, अगर टर्नओवर आपका, देखो भारत सरकार ने कहा कि देखो जो लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उनको हमें ये जीएसटी के ऑर्बिट से बाहर रखना है, जीएसटी के सिस्टम में इनका कोई काम नहीं है ना। जैसे मान लो कि कोई पोहे का ठेला लगा रहा है, कोई सैंडविच बर्गर बेच रहा है ना, बढ़िया कमाई है इसमें, लाख लाख रुपए महीना कमा रहे लोग, इतना तो अच्छा खासा लोग नहीं कमा रहे, उतना कमा रहे हैं लोग। हाँ हाँ, नहीं कमा रहे इतना तो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप दुकान लगा के इतना नहीं कमा रहे जितना बाहर वाला ये रोड साइड में बैठे बैठे लोग इतने पैसे कमा लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जिनका एनुअल टर्नओवर क्या है 20 लाख रुपए से कम है, सरकार ने बोला कि तुम तो हमारी कैटेगरी से ही बाहर रहो, हमारा ये जो जीएसटी सर्किल है, हमारा जो जीएसटी ऑर्बिट है इसके बाहर रहो। ऐसे लोगों को अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि सरकार का मानना है कि यार अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख से कम है, 20 लाख से मतलब अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो रोज की सेल कितने की, 5,000 रुपए की लगभग, 365 दिन होते हैं तो 18,50,000 की सेल जाएगी तो लगभग 5,500 की मान लो आप, और क्या मतलब इसकी सेल कितने की रोज की, 5-5,500 की सेल करता है। अब उसको क्या परेशान करना, उसको बाहर रखते हैं। पर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, फूड लाइन, अगर कोई आदमी ठेला लगाता है और 5,000 के पोहे बेच रहा है, भाई साहब 5,000 में कम से कम 2,000 रुपए से कम नहीं कमा रहा वो, कम से कम 2,000 रुपए कमा रहा है, नोट के नोट चिपक के आता है फूड लाइन में तो पर ऐसे लोगों को सरकार ने बाहर रखा, बोले नहीं यार ये छोटा मोटा बिजनेसमैन है ना, या जैसे बहुत सारे छोटे मोटे बेचारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, है ना, टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो बोले इनको भी सर्विस टैक्स से बाहर रखो, जीएसटी के बाहर रखो, कोई मतलब नहीं ऐसे लोगों को परेशान करने का। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। हालांकि आगे एक चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर नंबर भी बता देता हूँ अभी हाथों हाथी, दैट इज बिलोंग्स टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो है चैप्टर नंबर 5 है आपका, वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर आदमी को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या है, चलो मैं आपको यही बताता हूँ। भाई मान लो कोई बंदा है, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो टर्नओवर अगर 20 लाख से कम है उसका, तो सरकार ने आके भाई काम कर, तेरा टर्नओवर ही 20 लाख रुपए से कम है तो तू रजिस्ट्रेशन ही मत करा, पहली बात तो तू हमारी ऑर्बिट से बाहर है। नंबर 2, उसने कहा कि सर मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है और अब मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन सर मेरा टर्नओवर अभी भी 1.5 करोड़ से कम है, यानी कि टर्नओवर मेरा जो है वो ऐसा है 20 लाख से तो ऊपर हो गया। अच्छा, 20 लाख से ऊपर निकालते ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, कराना पड़ेगा आपको। ठीक है साहब, तो 20 लाख से छोटे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, मोह माया से मुक्त हैं। 20 लाख से ऊपर पहुंच गए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 20 लाख से ऊपर है, 1.5 करोड़ से कम है, तो भी सरकार की नजर में भी आप एक छोटे व्यापारी हैं, तो सरकार पता है आपको एक ऑप्शन देती है, उस ऑप्शन को कहा जाता है कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या है? सरकार ने कहा भाई देखो ऐसा है कि छोटे मोटे बिजनेसमैन, यानी कि ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 20 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 1.5 करोड़ से कम है, उनको हम एक स्कीम में लाना चाहते हैं, या ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आपका मन हो तो ले लो वरना मर्जी है आप। क्या मन है? बोले आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, आपको नहीं परेशान करते हैं, आप तो अपना माल बेचो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से माल बेचते रहो, और आप अपनी सेल पे 1% का टैक्स हमें चुका दो। कितना परसेंट? 1% का टैक्स चुका दो, मोह माया से मुक्त हो आप, कुछ भी नहीं करना आपको। कोई जीएसटी, कल अपन ने सीखा था ना वो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, वो जीएसटी फॉर्म होती है, उन फॉर्म को पूरा है ना सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, उसमें तो मैंने 4 ही लोग लिए थे ABCD, लेकिन मान लो जैसे आपका बिजनेस है, कितने कस्टमर होंगे उसमें? 200-300 कस्टमर है, और आप जिनसे खरीदते हो 10-20 लोग वो भी होंगे सप्लायर, तो मैं 200-250 पार्टी की भाई जिससे खरीदता हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग लिखूंगा ना, किससे कितना माल है, जिसको बेच रहा हूँ उसके लिए भी लिखूंगा,
लाइट के बिल पे कर रहा हूँ वो भी लिखूंगा, सब होता है। कोई एसेट्स खरीदी, मान लो आपने एसेट्स खरीदी, उस पर आपको इनपुट मिलता है। जैसे मान लो आपने एसी लगाया अपने ऑफिस में, तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल अगर उसका आईटीसी मिल रहा है, आपने प्लांट एंड मशीन लगाया उसका आईटीसी मिलता है, तो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो भाई मेंटेन करने के लिए पहले तो कंप्यूटर लगाओ और साथ में अकाउंटेंट भी लगाओ, अगर आपको नहीं आता है तो भारी पड़ जाएगा। तो बिजनेस मैंने कहा सर मरवाओगे आप, क्या कर रहे हो, 50,000 का कंप्यूटर कौन लगाएगा। चलो सर 50,000 का कंप्यूटर भी लिया है, फिर एक आदमी और लगाया। आजकल तो जीएसटी अकाउंटेंट वाले पैसे ज़्यादा मांगते हैं, मतलब 5,000 6,000 रुपये महीना ले जाते हैं, एक फर्म का काम देंगे 6-7 फर्म। मतलब जो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली, जो लोग मार्केट में जीएसटी का काम कर रहे हैं वो आराम से 50-60 हजार वो भी कमा रहे हैं। और बहुत ज्यादा एज नहीं है उन बच्चों की, 20-22-24 साल के बच्चे हैं, जीएसटी फर्म्स का काम कर रहे हैं, 4-4 5-5 फर्म का काम संभाल लेते हैं, तो हो जाता है उनका काम। तो डीलर ने, सप्लायर ने सरकार को बोला कि सर क्या कर रहे हो, कि कौन पालेगा इनको अकाउंटेंट को। तो सरकार ने कहा देख भाई, अगर तेरा टर्नओवर 1.5 लाख से 1.5 करोड़ से कम है, तो तू एक काम कर बेटा, कि जितना तू टर्नओवर कर रहा है उस टर्नओवर का, मैं एक लिख रहा हूं, ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, उसका कितना परसेंट, 1% जीएसटी दे दे। पर इस पे तेरे को वो आईटी से वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बस टैक्स दे और मस्त रहे। अब मान लो मैं टर्नओवर कर रहा हूं से 1 करोड़ 30 लाख का, मान लो मेरी एक दुकान है और मेरा साल का टर्नओवर कितना है बेटा, 1 करोड़ 30 लाख का है। 1 करोड़ 30 लाख का 1% कितना बैठेगा, 1 करोड़ 30 लाख का अगर आप 1% निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 1,30,000, यानी कि लगभग लगभग 11,000 रुपये महीना। सरकार ने कहा ये हमको दे दो और कुछ मत करो। 11,000 महीना भी क्या अपने आप में भारी है, कम थोड़ा होता है 11,000 महीना। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार ये सही है, या फिर अपन तो जीएसटी सिस्टम मेंटेन कर लेते हैं, क्या है सीखना है तो एक बार में सीख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो डिपेंड करता है, तो कंपोजिशन स्कीम होती है। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया तो आपके पास कंपोजिशन स्कीम नहीं होती, फिर तो आपको जीएसटी फॉर्म मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कल अपन ने सीखा था ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हमारी होती है। चलो तो लिखें इसमें आगे, अगला फीचर लिखें, पॉइंट नंबर 3, इसमें आप लिखें इफ द टर्नओवर, if the turnover of the dealer, if the turnover of dealer is less than, turnover of the dealer is less than certain limit, less than certain limit। जैसे मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे 20 लाख लिखा था, मैं बता दूं हम जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो मैं एग्जैक्ट लिमिट वहां लिखाऊंगा आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा ऐसा एक क्राइटेरिया है। ठीक है, सर्टन लिमिट ब्रैकेट में आप लिख लो, फिर भी सर्टन लिमिट 2 होती है मैं आपको बताऊं, सर्टन लिमिट ब्रैकेट में लिखे बेटा 20 लाख ऑब्लिक 40 लाख, 20 लाख ऑब्लिक 40 लाख। अब पूरा सेंटेंस पढ़ के बताना बेटा क्या लिखा, सर्टन लिमिट, हाँ, देन there is no need, there is no need for registration, there is no need for registration, for registration, these these dealers are, these dealers are out of the GST orbit, these dealers are out of the GST orbit। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर उनको कुछ भी नहीं करना है, मोह माया से मुक्त। ठीक है, इफ, इसमें लिखे आगे इफ द टर्नओवर इज, if the turnover is above the certain limit, if the turnover is above the certain limit, then the person will be, then the person will be liable for, person will be liable for registration, registration, the person may adopt, the person may adopt the scheme of,
may adopt the scheme of composition, may adopt the scheme of composition. चलिए अगला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा। देखो कल हमने जो एग्जांपल लिया था, पता है बार बार वो कल वाले एग्जांपल की हम लोग बात करें क्योंकि वो बहुत काम का एग्जांपल था। वो मैंने इसीलिए वहां पे लिया था क्योंकि उस एक एग्जांपल से बहुत सारी चीजें आपस में लिंक होती रहती हैं। ठीक है, अब जैसे अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आप जैसे वो टैक्स माइनस करवा रहे थे, इनपुट टैक्स जिसको हमने नाम दिया था आईटीसी, आईटीसी होता है। तो कल आपने ये सीखा था कि भाई आप क्या करते हैं, आप आउटपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस करते हैं, इनपुट टैक्स। बचा हुआ क्या होता है आपके लिए, नेट लायबिलिटी होता है ना। तो आउटपुट टैक्स में जब आप इनपुट टैक्स माइनस करते हो ना तो उसके कुछ रूल्स हैं। आपने अभी भी देखा आज की क्लास में कि हमने 3 तरह के टैक्स का नाम लिया। हमने बोला कि भाई एक जगह तो क्या लगता है, आईजीएसटी। कहाँ लगता है आईजीएसटी, जब बायर और सेलर दोनों का स्टेट अलग अलग है तो क्या लगेगा आईजीएसटी। लेकिन अगर बेटा दोनों का स्टेट सेम है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो अब होता है क्या करना पड़ेगा, जब आप ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हो ना बेटा, आपको तीनों का रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स कौन सा है, क्या वो आईजीएसटी है, क्या वो सीजीएसटी है और क्या वो एसजीएसटी है। जब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं तो इनपुट टैक्स भी 3 तरह का होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हो सकता है ना भाई आउटपुट टैक्स भी 3 तरह का है तो इनपुट भी 3 तरह का हो सकता है। किसमें से किसको माइनस किया जाएगा मैं आपको बताऊं, आईजीएसटी में से आईजीएसटी के इनपुट को, या इवन सीजीएसटी के इनपुट को, या इवन एसजीएसटी के इनपुट को माइनस किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। आउटपुट टैक्स कौन सा बेटा, आईजीएसटी। कौन सा इनपुट आप माइनस कर सकते हो, भले वो आईजीएसटी का हो, भले सीजीएसटी का हो, भले वो तीनों को माइनस कर सकते, फाइन। लेकिन जब आप बात करते हो सीजीएसटी की तो सीजीएसटी में से क्या माइनस करोगे, ध्यान रखना सीजीएसटी में पहले तो माइनस करना आप सीजीएसटी, यानी कि आउटपुट सीजीएसटी में पहले इनपुट सीजीएसटी माइनस किया जाता है और आईजीएसटी में माइनस किया जा सकता है। यानी कि अगर मेरा आउटपुट टैक्स कौन सा है बेटा, सीजीएसटी, तो सीजीएसटी में से सीजीएसटी को माइनस कर सकते हैं, सीजीएसटी में से आईजीएसटी को माइनस कर सकते हैं, सीजीएसटी में से एसजीएसटी को माइनस नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, सीजीएसटी में से एसजीएसटी को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीज एसजीएसटी में चलती है। जब आप एसजीएसटी में नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, एसजीएसटी में से एसजीएसटी को माइनस किया जा सकता है, नो डाउट सेम है, और इसमें से आईजीएसटी को भी माइनस किया जा सकता है। किसको माइनस नहीं किया जा सकता है इसमें, हाँ भाई ये दोनों है ना, देवरानी जेठानी है, ऐसे हैं बिल्कुल, और ये है इनकी सासू अम्मा। सासू अम्मा तो बेचारी कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, लेकिन ये देवरानी जेठानी आपस में एडजस्ट नहीं हो पाती। तो सीजीएसटी में से या तो क्या माइनस होगा, सीजीएसटी माइनस होगा, या फिर आईजीएसटी माइनस कर लो। ऐसे ही एसजीएसटी में से क्या माइनस होगा, एसजीएसटी माइनस होगा, या फिर आप आईजीएसटी माइनस। किस में से क्या माइनस नहीं कर सकते, सीजीएसटी में से एसजीएसटी माइनस नहीं हो सकता, एसजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस है, बाकी सब एक दूसरे में से माइनस होते हैं। और ये तो बेचारी खुद ही सासू माँ है, इसने कहा कोई भी आ जाओ रे क्या फर्क पड़ता है, तो आईजीएसटी में से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सारा माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक आप लिखें कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और उसमें टेबल लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अगर पहला आउटपुट टैक्स जो है वो मेरा अगर आईजीएसटी का है, आईजीएसटी में तीनों माइनस सकते हैं, सीजीएसटी में से 2 माइनस होंगे, एसजीएसटी में से ही माइनस, क्योंकि कल से हम चालू करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास बुक या तो होगी या आ जाएगी, और अगर नहीं होगी या नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे ले लेते हैं, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, 5-7 दिन तो चला लेंगे हम। बाकी कल से क्वेश्चन चालू करेंगे और आपको जान के खुशी होगी कि 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, हार्डली, बस
देखो ज्यादा तो टाइम लगता ही नहीं ना अपने को कुछ कराने में, खटाखट खटाखट सब होता है। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, 2 दिन तो बहुत है। आप खुद बोलोगे, बोले सर धीरे बढ़ा रहे हो आप, क्या टाइम लगा रहे हो 7 क्वेश्चन में, 2 दिन क्यों लगा रहे हो आप? ये 7 क्वेश्चन तो ऐसे कि एक ही दिन में हो जाने चाहिए, पर क्योंकि हम आराम से पढ़ रहे हैं, हमारा कोई जल्दी नहीं है अभी। मान लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मान ले तेरा टर्नओवर, भाई समझदारी की बात समझ तू, मान ले तेरा टर्नओवर 1,30,00,000 है यार, तो 1,30,00,000 पे कितना, 1,30,000 का टैक्स बैठेगा। साला 11,000 महीना दूंगा क्या मैं? तो इससे तो बढ़िया क्या है, आदमी पता है क्या सोचता है, कह रहे लैपटॉप ले लो और अपन खुद ही सीख लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, मेरे काफी सारे रिलेटिव हैं या जिनका होलसेल का काम होता है, जिनका होलसेल का काम होता है, दिन भर में 10 बिल कटते हैं उनके। बोले यार एक एक बिल 50 लाख का, सॉरी 50,000 का, 80,000 का, लाख 1.5 लाख का एक एक बिल कटता है, तो रोज के 5 या 6 बिल कटते हैं, 8 बिल कट जाएंगे छोटे छोटे, और क्या, तो 8 बिल की एंट्री तो अपन खुद ही कर लो ना, काय बात का। हाँ, करते हैं ऐसे लोग यार। और नहीं तो फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में चल रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम, सारा वहाँ सिखाते हैं, पूरा कोर्स चल रहा है, बीकॉम करके आप चाहो तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये इसके नीचे एक लाइन लिखो, है ना, क्या लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ वही देवरानी जेठानी वाली लिखो, लिखो लिखो बेटा। SGST एंड CGST इनपुट, SGST एंड CGST input has has restriction restriction that has restriction that CGST input cannot be used, CGST input cannot be used for SGST output. CGST input cannot be used for SGST output, and SGST input, लिख लो, SGST input cannot be used for CGST output. ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा हो गया। कल से हम शुरू करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चंस। थैंक यू।